Hi everyone. So today I'm going to explain what dot actually means and how you can write a perfect answer in exams to score highest marks. And yes, I personally used this exact format and scored full marks. So this is 100% tried and tested. So make sure you watch till the end. This can literally boost your scores. So whenever you have a question in which you have to explain a particular term, तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो टर्म डिराइव कहाँ से हुआ है, किस लैंग्वेज से. फॉर एग्जांपल बहुत सारे टर्म्स आते हैं लैटिन लैंग्वेज से, बहुत सारे ग्रीक लैंग्वेज से. ये लिखने से आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है. द टर्म टॉट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स टू ट्विस्ट और कंडक्ट दैट इज़ रॉन्गफुल और अनलॉफुल. जो टर्म है टॉट वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, टॉटम से, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू ट्विस्ट. और जिसको हम जनरल लैंग्वेज में समझे तो ऐसा काम जो कि रॉन्गफुल है या अनलॉफुल है, जो कि लीगली सही नहीं है या फिर गलत है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू राइट अ डेफिनेशन बाय ऑथर्स. If you write more than one definitions, then that is okay, that is very good, but one is enough. According to Pollock, tort is an act or omission which is not authorized by law and causes harm to another. टॉर्ट एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होता है जो लॉ के अगेंस्ट हो और किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाए. सो बेसिकली टॉर्ट एक रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसमें किसी पर्सन को इंजरी पहुंचती है, उसकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है या फिर उसके राइट्स का वॉयलेशन होता है. और इन सब में लॉ क्या देता है? लॉ देता है रेमेडी, दैट इज़ कंपनसेशन. ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग टॉर्ट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग. अब प्राइवेट रॉन्ग का क्या मतलब होता है? किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट गलत काम, ना कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट. तो प्राइवेट रॉन्ग का मतलब होता है जब आप इंडिविजुअली किसी को हार्म पहुंचाते हो. नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू ऐड अ फ्लो चार्ट टू योर आंसर. इट इज़ अ बूस्टर, ट्रस्ट मी. फर्स्ट थिंग कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता ही है, साथ में आपके आंसर की लेंथ को भी इंक्रीज़ कराता है और टीचर्स को ये इंप्रेशन जाता है दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर स्टडी. नाउ सी द फ्लो चार्ट, जिसमें सबसे पहले है ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ. अब कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि लॉ फिक्स करती हैं, जैसे कि आपको गाड़ी सेफली चलानी है. तो सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा फ्लो चार्ट में कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी. अब उसी ड्यूटी को अगर आप ब्रीच करो, उसी ड्यूटी को, जो ड्यूटी आपको दी गई है लॉ के द्वारा, उसे तोड़ दो, उसे ना करो. फॉर एग्जाम्पल आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, सो रैश ड्राइविंग करने से अल्टीमेटली एक्सीडेंट होगा. सो थर्ड थिंग आ जाएगी हमारी इंजरी और हार्म कॉज्ड. फोर्थ थिंग इज़ राइट टू फाइल अ केस, जिसमें कि विक्टिम जो है वो अपना फाइल केस करता है, वो अपना केस फाइल करता है. एंड द लास्ट थिंग इज़ रेमेडी, जिसमें विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जाता है या फिर जिसने हार्म कॉज किया है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आंसर राइटिंग की, वो है एसेंशियल एलिमेंट्स. क्योंकि अगर आप लॉ का पेपर लिख रहे हो तो उसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स के एसेंशियल एलिमेंट्स रहते ही हैं, वो आपको कभी भी मिस नहीं करना, वो ज़रूर ऐड करें. अब देखते हैं कि टॉर्ट्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं. तो सबसे पहला तो है ड्यूटी, कि एक पर्सन के पास एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए. और उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, कि एक ड्यूटी जो दी गई है लीगली, आप उसका ब्रीच कर दो. तो ये दो एलिमेंट्स तो ऐसे ही याद हो गए. थर्ड एलिमेंट है हमारा इंजरी और डैमेज. अब जब ब्रीच ऑफ कोई ड्यूटी हुई है, किसी ड्यूटी का ब्रीच हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ कोई इंजरी होगी, कोई डैमेज होगा, कोई कोई किसी भी तरह का हार्म पहुँचेगा. तो दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट, इंजरी और डैमेज. The last one is remedy, in which the law must provide a remedy in the form of compensation. Court orders the wrongdoers to pay compensation. Now law क्या है, वो provide करती है victims को compensation, जो जिनके साथ भी harm हुआ हो, जिनको भी injury हुई हो. तो these are the four important essential elements that constitute a law of tort. Last and most important thing to add in your answers is a case law. If you are writing a paper of law, then it is must कि आप केस लॉ ऐड करो ही करो. दैट्स अ बूस्टर. हियर द केस लॉ इज़ एचबी वर्सेस वाइट. इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था वो, इवन दो कि वो एक मेजॉरिटी था, 18+ था, ही वॉज एलिजिबल टू गिव हिज वोट, लेकिन उसको रॉन्गफुली स्टॉप कर दिया गया था वोट देने से. अब इसमें इशू ये था कि वेदर वायलेशन ऑफ अ राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज इज़ एक्शनेबल और नॉट. इस केस में ये हुआ था कि सिर्फ राइट का वायलेशन हुआ था, ना कि किसी तरह का हार्म, डैमेज, इंजरी नहीं हुई थी. तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जो वॉयलेशन ऑफ राइट है वो इट्सेल्फ एक्शनेबल है. अगर आपका राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो एक्शनेबल है ही. ताकि इस पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके साथ कोई इंजरी हुई है या नहीं हुई है, इट डजेंट मैटर. अगर आपका राइट वॉयलेट हुआ है तो देन इट इज़ एक्शनेबल. तो अगर आप इतना कंटेंट लिख रहे हो अपने आंसर में, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए है, 7 मार्क्स के लिए है या 10 मार्क्स के लिए, इट डजेंट मैटर. कंटेंट इंडेक्स यही जाएगा, चीज़ें यही ऐड करनी होती है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर थोड़े अच्छे राइटिंग में लिख रहे हो तो देन यू विल गेट फुल मार्क्स.
अगर आपको मेरी नोट्स और ये वीडियो हेल्पफुल लगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।